अब आते हैं अपने टॉपिक पे जिसमें हम बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। तो कार्बन की बात करें, कंपाउंड क्या है ये साहब हमने आपको बता दिया था। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। फिर हमने क्या जाना कि कार्बन ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है जो कि सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ रहता है और ये लॉन्ग चेन बनाने में एक्सपर्ट होता है। अब तक कार्बन के कंपाउंड कितने आ चुके हैं? लगभग 30 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड हमें मिल चुके हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन CO2 के फॉर्म में रहता है जो कि है 0.04% और अर्थ क्रस्ट पे 0.18% रहता है। फिर हमने एलोट्रोप देखे थे कार्बन के। 4 फेमस एलोट्रोप थे जिसमें पहला था डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरीन और कार्बन नैनो ट्यूब। इसके बाद हमने बात करी थी किस तरह से कार्बन से थोड़ा सा IUPAC कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आता है, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं भैया? हाइड्रोकार्बन आपके दो कैटेगरी में थे, पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जो आप नया तत्व नहीं जोड़ सकते, अनसैचुरेटेड वो जो नया तत्व जोड़ सकते हैं। एल्केन सैचुरेटेड होते हैं जिनका फॉर्मूला CnH2n+2 था। एल्कीन और एल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड हैं जिनके फॉर्मूला है CnH2n और CnH2n-2। अच्छा भाई, फिर हमने IUPAC देखा। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या चीज देखी थी? दो। एक था आपका कंबशन रिएक्शन और दूसरा एडिशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या कहता था कि भैया अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करेंगे तो वो नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा और आपको ब्लू कलर का फ्लेम दे देगा। लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो वो येलो कलर का सूटी फ्लेम देता है और स्मोक के साथ बर्न होता है। फिर हमने देखा एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन या एडिशन, जिसमें हमने देखा कि आपके पास अगर एल्कीन या एल्काइन है तो आप उसमें हाइड्रोजन जोड़कर उसको एल्केन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट नोन एज निकेल। ठीक है भाई, इतनी कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास तक देख ली थी। अब आ जाओ उसके आगे। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। एल्केन का था भैया CnH2n+2। एल्कीन में CnH2n और एल्काइन में CnH2n-2। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही आंसर है भाई। चलिए अब आते हैं सैपोनिफिकेशन। एक्चुअल में दीदी देखो कितना गुस्सा है। क्यों? क्योंकि दीदी से किसी ने कहा भैया साबुन दे दो। अब दीदी ने गुस्से में क्या कहा? मेक योर ओन सोप। दीदी देख लो गुस्सा थी, तो उन्होंने बोल दिया कि अपना साबुन स्वयं बनाएं। तो आइए भैया बना लेते हैं अपना साबुन स्वयं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं, यानी कि साबुनीकरण। साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसके हम क्या बना लेते हैं? सोप बना लेते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है सेपोनिफिकेशन। ओके, चलो भाई अब आते हैं सोप के बारे में। देखो हमें ज्यादा प्रोसेस, उसके पीछे की केमिकल रिएक्शन ये सब नहीं समझता है, ठीक है? ये सब हमें नहीं देखना है, ठीक है? चलो ठीक है, बस हो गया। सोप में जो जो पेपर में आता है डायरेक्ट वो पढ़ेंगे बस। एक्चुअल में सोप होते क्या है? कुछ नहीं सर, एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है, लाइक दिस। कार्बोक्सिलिक एसिड की
लॉन्ग चेन में जब हम ऐड कर देते हैं क्या, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट, ये होती है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन, और उसमें हमने ऐड कर दिया सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट। तो जब हम इसमें सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है साबुन यानी कि सोप। साबुन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C17H35COO। ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की चैन हो गई। अब उसमें आपने सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट जोड़ दिया, तो हमने यहाँ सोडियम जोड़ दिया तो सोडियम, पोटेशियम ऐड कर देंगे तो पोटेशियम। ठीक है, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट, साबुन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, यानी कि मृदु पानी के साथ। मृदु जल में ही ये काम करता है, यानी कि सफाई करने में एक्सपर्ट होता है। अगर पानी हार्ड है तो साबुन वहां पर सफाई नहीं कर पाता, कारण अभी आगे बताएंगे। तो साबुन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सॉल्ट वाटर, सॉरी सॉल्ट का पार्ट। ओके, तो सोप के 2 भाग हो गए, एक आयनिक जिसे हाइड्रोफिलिक रीजन कहा जाता है जो कि आपका सॉल्ट वाला होता है, और दूसरा होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिक रीजन कहते हैं। जरा दोनों में अंतर समझना कैसे काम करते हैं, पूरा साबुन आपको आज ये समझ में आ जाएगा। ये जो रीजन है ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाली लॉन्ग चेन, ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब जिसे पानी से डर लगता है, हाइड्रो मतलब जल, और ये क्या है, डर। तो हाइड्रोफोबिक रीजन जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट है उसे पानी से लगता है डर। क्यों, क्योंकि भैया वो पानी से इसलिए डरता है क्योंकि वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन में है लॉन्ग चेन में। अब दूसरा आपका बचा सोडियम वाला, तो सोडियम वाला जो पार्ट है या पोटेशियम वाला जो सॉल्ट का पार्ट है उसे पानी से बड़ा प्यार है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक रीजन कहते हैं। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ये 2 रीजन होते हैं साबुन में। तो जब आप साबुन को पानी में मिलाते हैं तो होता क्या है, हाइड्रोफिलिक तो पानी से दोस्ती कर लेता है, कहता है हमें तुमसे प्यार है, लेकिन हाइड्रोफोबिक को पानी से लगता है डर, तो वो पानी से दूर भागने का ट्राई करता है। अब हुआ क्या, कॉन्सेप्ट समझो। मान लो ये बकेट है, अब बकेट में आपने पानी रखा, ओके, इसमें आपने गंदा कपड़ा डाल दिया, ये कपड़ा आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस कपड़े में गंदगी लगी हुई थी, मान लो ऑयल गिर गया या कोई भी गंदगी लग गई तो वो लगी हुई थी। अब हुआ क्या, कपड़े में अगर यहाँ पर दाग लगा हुआ है तो जब ये सोप इससे मिलेगा तो क्या करेगा भाई, तो जरा ध्यान से देखना। जो हाइड्रोफोबिक रीजन है ना साबुन का, वो कहेगा हम तो पानी से दूर भागते हैं। तो वो जब जैसे मान लो ऑयल लग गया आपके कपड़े में, तो जब ये ऑयल से मिलता है तो ऑयल को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पानी से दूर लेके चला जाता है। मतलब हम तो पानी से दूर जाएंगे ही, तुमको भी लेके जाएंगे, ये काम करता है हाइड्रोफोबिक रीजन। तो हाइड्रोफोबिक रीजन क्या करता है, वो पानी से दूर भागता है, तो साथ में जो गंदगी होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेता है और तोड़ के अपने साथ लेकर चला जाता है पानी के ऊपर। जो झाग दिखता है आपको पानी के ऊपर, वो यही होता है जिसमें गंदगी भी मिली होती है और फिर वो बाहर हो जाती है, फिर आपका कपड़ा एकदम साफ। ठीक है, ये इस तरीके से साबुन काम करता है। तो अगर आप सोडियम वाला साबुन ले रहे हैं तो कपड़े धुलिए, पोटेशियम वाला ले रहे हैं तो अपने आप को धुलिए, बस। क्यों, क्योंकि जो पोटेशियम सॉल्ट होता है वो सॉफ्ट सॉल्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट, जो आपकी बॉडी में मॉइस्चर बना के रखता है, उसमें बेसिक लेवल कम होता है। लेकिन जो कपड़े धुलने वाले होते हैं वो हार्ड सोप होते हैं, जो कि
सोडियम मिलाकर बनाए जाते हैं जिससे कि कपड़े आसानी से धुल जाए। अगर आप कपड़े धुलने वाले साबुन से नहाएंगे तो क्या होगा? तो भैया आपकी बॉडी रफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कारण यही है, सिंपल सा। हाँ बिल्कुल, ग्रीस का फ्लैग रिमूव नहीं होता। अरे ग्रीस का जो दाग है ना वो जाता है डीपली हो जाता है। अब ये बेचारा खुद ही डर के ऊपर भाग रहा है ना, तो ज्यादा अंदर गहराई तक थोड़ी ना सफाई करेगा। फिर दिमाग लगाओ खुद ही। जिसको पानी से डर है वो ऊपर ऊपर की गंदगी लेके जाएगा, ज्यादा डीप थोड़ी ना लेके चला जाता है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पर डिटर्जेंट का यूज करते हैं जो इससे भी ज्यादा हार्ड होते हैं। अब डिटर्जेंट से किसी दिन नहा के देखो, पता चल जाएगा कितना हार्ड है ना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो साबुन क्या है, एक बार जल्दी से समझ लो, जितनी कहानी है उतनी काम की है। ओके, कपड़े नहीं साफ होंगे, वो सॉफ्ट सोप होता है, वो सफाई करने के काम के लिए नहीं बनाया जाता। साबुन क्या है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन में सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट मिला दो तो साबुन बनता है। फॉर्मूला क्या है? C17H35COO Na। साबुन सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, हार्ड में नहीं। साबुन को दो पार्ट में रखा जाता है, एक हाइड्रोफिलिक जिसे पानी से प्यार है, और एक हाइड्रोफोबिक जिसे पानी से डर लगता है। तो जो लॉन्ग चेन पार्ट है उसे पानी से डर लगता है, तो वो क्या करता है, जैसे ही पानी में मिलेगा, जैसे ही पानी में मिलेगा तुरंत वो क्या होगा, तुरंत वो डस्ट को लेकर अपने साथ भाग जाएगा। लेकिन हाइड्रोफिलिक वहीं रहता है पानी में। सॉफ्ट सोप बाजार में, अरे यार नहाए नहीं हो क्या कभी? ऐसा क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग। हम कह रहे हैं सॉफ्ट सोप जो होता है वो नहाने में यूज होता है जिसमें पोटेशियम मिलाते हैं। लाइफ बॉय नहीं यूज किए हो? डेटॉल, लक्स, पेयर्स, और कितनी कंपनी, डव, और भी बताएं। ये सब सॉफ्ट सोप होते हैं जो नहाने में यूज होते हैं। हार्ड सोप जो होता है वो होता है आपका सोडियम मिलाकर बनाया जाता है। जैसे सर्फ एक्सेल का सोप आता है ना, विम जो बार आता है बर्तन धोने वाला, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड सोप में आते हैं भाई। घड़ी साबुन, हाँ वो भी हार्ड सोप में आता है। तो बस साबुन में इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, चलो भैया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से देखो आंसर बताओ। ये क्वेश्चन एनडीए ने पूछा है, बकवास सा क्वेश्चन पूछा है एकदम, जल्दी से बताइए। गुड सोप वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो, पीएच वैल्यू 7-8 तक हो तो नहाने के लिए बढ़िया होते हैं। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन जितने लोग चूज कर रहे हैं सारे करेक्ट है। बाकी सी ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है जो कि गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सारे के सारे सही है। चलो साबुन पढ़ लिया, अब डिटर्जेंट बनाना सीखो। डिटर्जेंट बनाना सीख लो भैया। डिटर्जेंट जो होते हैं सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है, लेकिन अब हम सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट ना मिलाकर अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट मिलाते हैं। यही पेपर में पूछा गया है आपके एनडीए में कि बताइए डिटर्जेंट में कौन से सॉल्ट मिलाए जाते हैं। तो डिटर्जेंट में मिलाया जाता है, हाँ डिटर्जेंट को हिंदी में आप मालचक कहते हैं। ठीक है, तो उसमें मिलाते हैं अमोनियम और सल्फोनेट का सॉल्ट। ठीक है,
बस इतना सा अंतर है। डिटर्जेंट आपके सॉफ्ट और हार्ड दोनों टाइप के पानी में सफाई कर लेते हैं। पानी चाहे जैसा हो ये सफाई कर देंगे कपड़ों की, चाहे आप सॉफ्ट वाटर लेके आइए चाहे आप हार्ड वाटर लेके आइए। अब हार्ड वाटर का मतलब D2O नहीं होता, ये दिमाग में बैठा लेना। पानी दो प्रकार का है, एक है हार्ड और एक है हैवी। हार्ड वाटर को हिंदी में कहते हैं कठोर जल, और हैवी वाटर को कहा जाता है भारी। तो भारी और कठोर दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। तो याद रखना, भारी का मतलब आपका वेट बढ़ जाए, कठोर का मतलब आपके घर में पापा, ठीक है। तो वो हो गए कठोर, अ, भारी हो गए जो खा के भारी होते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है। तो D2O जो होता है वो भारी होता है, हैवी वाटर होता है D2O, ठीक है, ड्यूटीरियम का ऑक्साइड बना लेते हैं। और हार्ड वाटर का मतलब है कि पानी में आपने कुछ अशुद्धियां मिला दी हैं, खासकर मिनरल्स। और वो अशुद्धियां कौन सी? स्पेशली स्पेशली आपने मिला दिया है कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मिला दिए चाहे पानी में, तो वो पानी को हार्ड कर देते हैं। और हार्ड वाटर में साबुन क्यों नहीं काम करता, उसका कारण यही है। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट हार्ड वाटर बनाते हैं, तो सॉप जो साबुन है, सोप, उसमें अच्छे से नहीं घुल पाता, इनसॉल्युबल रह जाता है, जिसे कहते हैं स्कम। साबुन क्या बनाता है? स्कम बनाता है। स्कम क्या होता है? ये इनसॉल्युबल पार्ट होता है साबुन का, जब आप हार्ड वाटर में उसमें मिलाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिए। हार्ड वाटर में पानी में साबुन नहीं घुल पाता, इनसॉल्युबल रहता है, जो बनाता है स्कम। लेकिन लेकिन अगर आप उसमें डिटर्जेंट मिला दो, तो डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता और तुरंत सफाई कर देता है, क्योंकि वो पानी में घुल जाता है। इस वजह से जब तक वो घुलेगा नहीं तब तक सफाई कैसे करेगा? तो घुलने के लिए चाहिए डिटर्जेंट, क्योंकि हार्ड वाटर में वही घुलता है, साबुन नहीं घुलता। तो अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट अगर हैं तो वो पानी में घुल जाएंगे और आसानी से कपड़ों को साफ कर देंगे। तो हमने डिटर्जेंट में क्या सीखा कि डिटर्जेंट अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन में ऐड होते हैं। ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों टाइप के पानी में काम करते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट अगर पानी में मिल गए हैं तो पानी को हार्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से साबुन उसमें सॉल्युबल नहीं हो पाता और वो स्कम बना लेता है। लेकिन डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता और वो सॉल्युबल हो जाता है। बस डिटर्जेंट ऐसा काम करता है। बोलो भाई, चढ़ गया? तो लॉन्ग चेन में आप देखिए यहाँ पे सल्फोनेट, या फिर आप हाँ भाई बताओ जल्दी से, समझ में आया डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, या कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो अभी बता दो भैया, नहीं तो बाद में ना कहीं ना सर नहीं समझ में आया। बैक स्लाइड ये लो भैया। सोडियम पोटेशियम का लैटिन नेम बता दो। वाह, क्या बात है। स्कम का मतलब होता है जब वो इनसॉल्युबल रह जाता है तो स्कम हो जाता है, उसे स्कम कहते हैं। पानी में साबुन का ना घुलना ही स्कम कहलाता है। बस। एटमॉस्फेयर के लिए कौन सा हानिकारक है? डिटर्जेंट रिपीट कर दें। देखो भैया, पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है
वो बड़ा प्यारा सा होता है। क्या होता है? कैलियम। कैलियम। जैसे गांव में लोग नहीं कहते कलुआ, वैसे ही है एकदम। ठीक है, कैलियम कहते हैं बिल्कुल। और सोडियम का क्या होता है? वो होता है नेट्रियम। बस दो नाम चलते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छे, तुम लोग बहुत तेज हो। नेट्रियम ये इसका होता है। ठीक है, ये दोनों लैटिन नेम हो गए। चलो, डिटर्जेंट वर्क कैसे करता है? जैसे साबुन करता है भैया, वैसे डिटर्जेंट भी करता है। उसमें भी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक होते हैं। लॉन्ग चेन पानी से डरती है, भाग जाती है, ये पानी में घुल जाता है। ओके, डिटर्जेंट फिर से सुन लो। अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट जब कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन में जुड़ते हैं तो वो डिटर्जेंट बनाते हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं सॉफ्ट और हार्ड दोनों पानी में सफाई कर लेते हैं। और इसमें हार्ड वाटर होता क्या है? जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट मिले होते हैं। तो हार्ड वाटर होने की वजह से जो सोप है वो पानी में नहीं घुल पाता, इसलिए वो स्कम बना लेता है। लेकिन डिटर्जेंट चाहे हार्ड हो चाहे सॉफ्ट घुल जाता है, स्कम नहीं बनाता और कपड़े धुल देता है। ठीक है, क्लियर? और कोई समस्या? बताइए भैया। एनीवन? ओके, नो समस्या। शैम्पू कैसे बनाते हैं? कहे कंपनी खोलने जा रहे हो क्या? जो पेपर में आता है वो पढ़ लो। शैम्पू कैसे बनाते हैं, फिर पता चला परफ्यूम कैसे बनाते हैं, सर बेचेंगे सऊदी अरब जाके इत्र है। चलो, इतना नहीं है। डिटर्जेंट कपड़ों के लिए हानिकारक नहीं होता। डिटर्जेंट कपड़ों से प्यार करता है, तभी तो साफ करता है। ओके, आ जाओ भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी देखो, आंसर बताओ। परफ्यूम क्या होता है? परफ्यूम वही होता है जो पार्टी में लगा के जाते हो। ठीक है, फॉर इम्प्रेस समवन, है ना? सॉरी, टू इम्प्रेस समवन, फॉर नहीं। फॉग सही है। चलिए, बढ़िया है। हाइड्रोकार्बन जिसके पास 4 कार्बन के एटम हैं और वो चाहता है बनाना एल्कीन, तो कितने होने चाहिए हाइड्रोजन? 8 होने चाहिए हाइड्रोजन। आंसर है बी। ए वाले जितने लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। ठीक है भैया, करेक्ट आंसर है बी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन जो हैं कभी कभी आप देखते हैं बॉटम से ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो वो जो ब्लैक कलर की लेयर चढ़ती है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बहुत आसान है कि फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हुआ है। एलपीजी में तो सर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एलपीजी सैचुरेटेड है और वो आसानी से बर्न करा देती है फ्यूल को। लेकिन जब पहले लकड़ी और कोयले में खाना बनाया जाता था तो ब्लैक कलर की लेयर चढ़ती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, इस वजह से। बिल्कुल सही। चलो भाई, अब आगे आते हैं। इतना आपका कार्बन एंड कंपाउंड खत्म, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो इतना पढ़ लेना अच्छे से। अब आ जाओ एक नया पार्ट। हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया है क्या? जल्दी से बता दो। नहीं पढ़ाया? अच्छा भाई, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता है? कितने लोगों को आता है, जल्दी से बताओ। अच्छा, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। चलो भाई, निकाल के दिखा देते हैं, सीख लो।
जैसी आ रही है वैसी देख लो अब, बस। ठीक है। अच्छा, हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना तो सिखा दिया ना आपको? क्यों भाई? वो अनसैचुरेटेड होती है वुड में। वुड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसीलिए वो येलो कलर का फ्लेम देता है भैया। लॉजिक बस इतना ही है, ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना है, इतना लॉजिक याद रखना है। ठीक है, सीख लिया? आ जाओ ऑक्सीडेशन भैया के पास सीख लो एक चीज और। कल से पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, ध्यान से सभी लोग लाइव आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पीरियोडिक टेबल, बहुत जरूरी। आ जाओ ऑक्सीकरण, हाँ फिर खत्म, फिर सेवा समाप्त, फिर प्रैक्टिस करो बस। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो उसको समझने के लिए आपको सिंपल सा एक डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लेना है बस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज that an atom can gain or lose in order to form covalent bond with other atom। बस ये सिंपल सा पार्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो कोई एटम या तो गेन करता है या तो उसका लॉस करता है, क्या बनाने में? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में दूसरे एटम्स के साथ, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। या फिर छोटी सी लैंग्वेज में कहा जाए, द टोटल चार्ज on an atom in any स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब है ये जानवरों वाली नहीं, स्पेसीज का मतलब है एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे। ओके, चलो भाई, ये इसका डेफिनेशन बन गया सिंपल सा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉ नहीं आता है यार। एक क्वेश्चन आता है, चलो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, पढ़ा देंगे, परेशान ना हो। आधे घंटे का टॉपिक है, पढ़ा देंगे वो भी, जो जो आपको लगे सब बता दो, सब पढ़ा दो। चलो, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा नहीं है, वो पता होगा तभी तो पता कर पाओगे किसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ ये टेबल याद कर लो। पहला फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन भैया, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन, फिर आता है आपका ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, इतना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन, सबसे कम यहाँ पे हाइड्रोजन है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके हिसाब से अब आपको पता चलेगा कि किसी स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट करते हैं। ओके, अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दो तरीके, एक है बाय स्ट्रक्चर और एक है बाय फॉर्मूला। बताओ कौन सा बताएं? बाय स्ट्रक्चर, बाय फॉर्मूला, दोनों? दोनों बता दे, चलो भैया दोनों बता दे। देखो, स्ट्रक्चर से करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और फॉर्मूला से करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखो, स्ट्रक्चर 100% एक्यूरेट है, फॉर्मूला 100% एक्यूरेट नहीं है।
क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला गलत हो जाता है, फॉर्मूले से वैल्यू सही नहीं आती, बट स्ट्रक्चर से वैल्यू हमेशा सही आएगी, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम आपको दोनों ही मेथड सिखा देते हैं, दोनों ही आप सीख लो। सबसे पहले स्ट्रक्चर से कराते हैं। तो हमने कहा H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है। आसान सा क्वेश्चन। तो अगर H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आए तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब भैया देखो, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा निगेटिव है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो इसके पास इसकी वजह से -1 चार्ज, इसकी वजह से -1 चार्ज, दोनों की वजह से -2 चार्ज। इससे इलेक्ट्रॉन चला गया तो +1 चार्ज, इससे गया +1 चार्ज। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आया? हाइड्रोजन पे आया +1, ऑक्सीजन पे आया -2। यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है, खत्म। यही इनका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। बोलो चढ़ा कि नहीं? हाँ भाई, चढ़ा। अरे बोलो भैया जल्दी से। हाँ भाई अभी हो गया, चलो बताओ जल्दी से। ओके, तो ये क्लियर है H2O में ऑक्सीडेशन नंबर? क्लियर, चलो बढ़िया। अब आते हैं SO2 के लिए। SO2 की जब बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के उसमें फॉर्म निकालते हैं, तो आप सिंपल सा देखो भाई कि यहाँ पे जो सल्फर के साथ दिया हुआ है ऑक्सीजन, इसमें जो स्ट्रक्चर बना है बहुत आसान है। अब इसमें हमें देखना है कौन निगेटिव ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ज्यादा निगेटिव है। तो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे -2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे -2, तो सल्फर पे आ जाएगा +4 और इन दोनों पे आ जाएगा -2 -2। बस ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे काम कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा निकाल के दिखा देते हैं आपको। H2SO4 के साथ करते हैं। H2SO4 के साथ जब हम करेंगे तो क्या होगा भाई? बॉन्ड कैसे पता चलेगा? अरे इसके इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए ना इसकी वैलेंसी कितनी होती है भैया, नहीं तो कैसे काम चलेगा? ये देखो नेगेटिविटी सीरीज। इसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, फिर पता होना चाहिए कौन निगेटिव ज्यादा है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। H2SO4 में सल्फर का निकालना है। ठीक है, तो H2SO4 में सल्फर का निकालना है, बहुत आसान है। सल्फर बना लो। ठीक है, अब इसमें 4 ऑक्सीजन जोड़नी है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो ऐसे, और एक एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो। 2 हाइड्रोजन भी तो ऐड करना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। अब बस, अब कुछ करना ही नहीं है। सल्फर ऑक्सीजन को दे देगा, यहाँ भी ऑक्सीजन को दे देगा, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन को दे देगी। तो ऑक्सीजन पे -2 -2 -2 +1 +1 -2, यहाँ पे +2 इसकी वजह से, +2 इसकी वजह से, +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, तो सल्फर के पास कितनी आ गई? +6। खत्म, हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है, आप +6 यहाँ से बना सकते हो सल्फर के केस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्ट्रक्चर से बनाना सीख रहे हो कि नहीं आ रहा? बशर्ते आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ये चीज है। अगर स्ट्रक्चर बनाना आता है तो ठीक, नहीं तो फिर फॉर्मूला ही लगा देना। फिर फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब चलो KMnO4 में निकाल के दिखाओ। KMnO4 मैग्नीज। हाँ चलो फॉर्मूला ही बता रहा, तभी कह रहे थे फॉर्मूला बता दे, तुम लोग स्ट्रक्चर पे थे। नहीं सर, स्ट्रक्चर बताओ।
मैग्नीज का कितना आएगा, प्लस माइनस ध्यान रखो कि कौन नेगेटिव ज्यादा है उसकी तरफ जाएगा। देखो अब मैग्नीज का स्ट्रक्चर बनाओ पहले, देखो देखो मैग्नीज का स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले, KMnO4 का स्ट्रक्चर बनाओ। मैग्नीज के साथ 4 जोड़नी है ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो, एक ऑक्सीजन पोटेशियम के साथ लगा दो और एक ऐसे जोड़ दो, बन गया स्ट्रक्चर, तैयार हो गया। अब क्या देखना है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ चला जाएगा। तो मैग्नीज और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मैग्नीज के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो इस पे -2 आ जाएगा और इस पे +2 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के नीचे चले जाएंगे, तो इस पे +2 आ जाएगा और इस पे -2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो इस पे +2 आ जाएगा और इस पे -2 आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो +1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा ये तो इधर देगा ना, ये पे -1 आएगा, सॉरी -1 आ जाएगा। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, मैग्नीज को देखना है, +2 +2 +2 +1 +7, खत्म। ऊपर से जा रहा है, सही है, ऊपर से इसलिए जा रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है। तुम लोग स्ट्रक्चर में ही रो रहे हो, पता नहीं क्या है, इतना आसान तो है स्ट्रक्चर बनाना। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, स्ट्रक्चर छोड़ो, फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला 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 मेथड आ जाओ भाई। फॉर्मूला मेथड बहुत आसान। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है, कहता है भैया देखो, चलो ठीक, सारे जज्बात बदल गए तुम लोगों के एकदम से। कभी कहते हो सर ये बताओ, कभी वो बताओ, दोनों में ही बैठ जाते हो चुपचाप। ठीक है, चलो आओ। फॉर्मूला मेथड क्या है, कहता है कि जितने भी स्पेसीज का टोटल चार्ज है वो उनमें पाए जाने वाले एटम्स के चार्जेस के सम के इक्वल आता है। बस ये समझो, मतलब क्या है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन species is equal to the total charge on species। ओके, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूला मेथड से निकालते कैसे हैं वो समझ लो भाई। टोटल चार्ज 0 होता है ऐसा जरूरी नहीं है, ये किसने बता दिया कि टोटल चार्ज 0 होता है ना। टोटल चार्ज आपको देखना पड़ेगा, जैसा हम आपको अमोनियम दे दें NH4+, तो क्या 0 रख दोगे टोटल चार्ज, है भाई। हमने कहा NH4+ में निकाल के दिखाओ नाइट्रोजन, तो क्या वहां पे 0 रख दोगे, नहीं। टोटल चार्ज कभी भी 0 नहीं कहेंगे, टोटल चार्ज डिपेंड करेगा कि कैसा आपको कंपाउंड दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ऐसे मत आधे अधूरे में बैठो भैया। ठीक है, चलो अब मान लो हमें H2O का निकालना है। H2O हमने निकाला था, सेम यहाँ पर निकालते हैं। H2O का जब निकालेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इस पे कितना है, 0, तो 0 के बराबर रख देंगे। तो 2 हाइड्रोजन, अब जिसका निकालना है उसको मानते हैं X, और जिसका नहीं निकालना है उसका पता होना चाहिए। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद होने चाहिए फॉर्मूले में, यही एक समस्या है। तो आपको मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है, तो आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 यहाँ रखेंगे +1, फिर यहाँ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0, तो ऑक्सीजन का कितना निकल के आया, -2। इस तरह से फॉर्मूले से निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका निकालना है उसको आप X मान सकते हो, लेकिन भैया जिसका नहीं है उसका याद होना चाहिए।
ये एक समस्या है, ठीक है। तो याद है तो बढ़िया है, नहीं है तो स्ट्रक्चर से बढ़िया कुछ नहीं। 0 इसलिए रखे क्योंकि H2O पे कोई चार्ज नहीं है टोटल स्पेसीज का। ये O है ऑक्सीजन, इसको X मान लो, ये 0 नहीं है, ये ऑक्सीजन है। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। मान लो आपको हम एक दूसरा देते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सबके लिए सेम हो जाए। हाँ सबके लिए सेम हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। निकाल के दिखाओ, 2 रुपए देंगे। फॉर्मूले से करो, स्ट्रक्चर से करो, जैसे मनो वैसे करो। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ, 2 रुपए देंगे। हाँ भाई -1, बहुत बढ़िया। -2, बहुत बढ़िया। काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, 2-4 लोग हैं जो -1, -2, -½ पे निकाल रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भैया, जब सेम एलिमेंट का बनता है ना कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलता, 0 होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या खींच लेगा भैया, आपस ही में खींच के मर जाएंगे क्या है? आपस में ही खींच के लड़ाई कर लेंगे, कुछ भी बना लेते हो तुम लोग। आज जैसे हमने कह दिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ना ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इसको देगा, तो बस हो गया सिंपल सा पॉइंट कि सेम अगर मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो उनके बीच कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, हमेशा नहीं निकलता ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अब बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? अब मान लो आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो और अचानक से आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए 12, 15, 18, 400, 500, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? कम से कम पता तो हो। 18, बहुत सही। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है +9, बस उससे ऊपर नहीं। अगर आप +9 के ऊपर निकाल रहे हैं तो मतलब आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है +9, किसका है? इसका होता है भाई, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है टेट्राऑक्सोरेडियम कैटायन। ये आपका क्या है? ये आपका है कैटायन, जरूर लगाना, आयन के फॉर्म में ही रहता है तब निकलता है मैक्सिमम। मिनिमम कितना होता है भाई? अगर मिनिमम पूछा जाए कितना हो सकता है? मिनिमम हो सकता है 0। अच्छा, -5, मिनिमम हो सकता है -5, ठीक है। बस -5 से +9 के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर आता है, याद कर लेना, गलती मत करना आज के बाद, समझे? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर? हाँ भाई, ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर। तो इतना पढ़ लेना, क्वेश्चन कर लेना, कोई समस्या हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। कल आपको पढ़ाएंगे हम क्या? हम पढ़ाएंगे आपको पीरियोडिक टेबल। एनायन कब लगेगा? अरे कोई भी लगा लो यार, अमोनिया ले लो। NH4+ का निकाल के दिखाओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए जल्दी से। कल कौन सा संडे है भैया? नाइजीरिया नाइजीरिया से आ रहे हो क्या? कल संडे। कुछ नहीं करना है, जिसका निकालना है उसको X मान लो। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, और टोटल स्पेसिस पे कितना चार्ज है? +1, तो X पे कितना आया?
1 - 4, आंसर -3। ठीक है, ओके, बस इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना पढ़िएगा, बाकी कोई समस्या आपको लगे तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई।